हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी लवर पर आपका स्वागत है। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका सीधा हमारे यूपीएससी और आरपीएससी में बहुत मेंस के हिसाब से बहुत अच्छा वेटेज है, पुनर्जागरण, जिसका अध्ययन करेंगे। पुनर्जागरण सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पुनर्जागरण होता क्या है। पुनर्जागरण क्या था? 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच प्राचीन रोमन सभ्यता से प्रेरित मानववाद के क्षेत्र में कला एवं साहित्यवाद पर सर्वाधिक प्रभाव डालने वाला एक बौद्धिक आंदोलन था, जिसको सबसे पहले पुनर्जागरण नाम इटली के एक विद्वान वैसारी ने दिया और इसकी शुरुआत इटली से हुई। क्या था? 14वीं-16वीं शताब्दी के मध्य प्राचीन रोमन सभ्यता से प्रेरित और कला एवं साहित्य के क्षेत्र में बौद्धिक आंदोलन था। ये बौद्धिक आंदोलन जिसकी शुरुआत इटली से हुई, इसे सबसे पहले पुनर्जागरण नाम वैसारी ने दिया। इसके बाद हम चर्चा करते हैं पुनर्जागरण के कारण के। पुनर्जागरण के कारण सबसे पहला कारण था धर्मयुद्ध। धर्मयुद्ध क्या थे? 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य सेल्जुक तुर्कों व ईसाइयों के मध्य यरूशलेम को अधिकार को लेकर लड़े गए युद्धों को धर्म युद्ध की संज्ञा दी जाती है। इससे क्या हुआ? धर्म युद्ध लड़ने के लिए गए, उन्होंने भौगोलिक यात्रा की। उनसे क्या हुआ? उनका मानसिक शक्ति विकसित हुआ और वे अरब से क्या क्या लेकर आए, अरब से और इधर से क्या क्या लेके आए, एक तो वो लेके आए अरस्तु के वैज्ञानिक ग्रंथ और बीज गणित, अरबी अंक पद्धति, कागज, कंपास और मुद्रण की जानकारी लेकर आए। और दूसरा कारण आर्थिक कारण क्या हुआ? धर्म युद्धों के प्रभाव के कारण क्या हुआ? व्यापारिक कनेक्शन भी बने। किसके मध्य? अरबों और तुर्कों के मध्य, तुर्कों अरबों से यूरोपियों के। जिससे क्या हुआ? आर्थिक नगरों का उदय हुआ, जैसे फ्लोरेंस, मिलान। इससे क्या हुआ? नए व्यापारिक वर्ग का उदय हुआ। तो इन्होंने किसको? शिक्षा को, कला एवं साहित्य को, शिक्षा को बढ़ावा दिया और इससे मध्यम वर्ग का उदय हुआ। मध्यम व्यापारिक वर्ग का, बुजुर्ग वर्ग का उदय हुआ और चर्च का प्रभाव कम हुआ, क्योंकि ये क्या, पूंजीवादी वर्ग ब्याज को सही मानता था और चर्च ब्याज देने का विरोध करता था। और तीसरा कारण है महान मंगोल साम्राज्य का उदय। 13वीं शताब्दी में कुबलाई खान ने महान मंगोल साम्राज्य की स्थापना की। इसका दरबार विद्वानों, धर्म प्रचारकों और इतिहासकारों से भव्य एवं सुसज्जित था और धर्मनिरपेक्ष था। इसे यूरोपीय यात्री मार्को पोलो ने इसकी यात्रा की और वहाँ से उसका दरबार की भव्यता का वर्णन लेकर यूरोप पहुंचा और इसके वहाँ से क्या लेके आया? और इससे बारूद का, कागज का, मुद्रण का, कंपास का चीज़ें यूरोपियों तक पहुंची। और चौथा कारण कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का आक्रमण। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का आक्रमण हुआ 1453 में। 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने आक्रमण किया और कब्जा कर लिया। इससे क्या हुआ? जो विद्वान थे और प्राचीन रोमन साम्राज्य के अवशेष सुरक्षित थे, जैसे विद्वान थे, वैज्ञानिक ग्रंथ थे अरस्तु के, उनको लेकर कारीगर, विद्वान, चित्रकार कहाँ भागने लगे? यूरोप की ओर अत्याचार करने लगे। तुर्क उनके ऊपर, तो वे कहाँ भागने लगे? वो इटली की ओर, यूरोप की ओर भागने लगे। दूसरा, उन्होंने कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण से व्यापारिक मार्ग बंद हो गए। यूरोप और एशिया के मध्य व्यापारिक मार्ग बंद हो गए। इससे क्या हुआ? यूरोपियों ने नए व्यापारिक मार्गों की खोज करना प्रारंभ की। इनसे इनका भौगोलिक क्षितिज विकसित हुआ। और जैसे कि मैं आपको बताऊँ, 1492 में कोलंबो द्वारा अमेरिका की खोज, 1498 में वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज इसी के अंतर्गत शामिल है। और पांचवा कारण है आविष्कारों का उदय। जैसे पहला इसमें दो आविष्कार याद रखना है। पहला, एक तो मुद्रण यंत्र गुटेनबर्ग और तीसरा कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस। इससे क्या हुआ? साहित्य सुलभ और सस्ता हो गया और जनता तक वांछनीय हो गया। इससे लोगों को किताबों में ऐसा लिखा है कहकर
पागल नहीं बनाया जा सकता था। लोग खुद पढ़ किताबें सुलभ हो गई तो लोग आराम से खुद जाके खरीद कर पढ़ने लग गए। और पुनर्जागरण की प्रकृति, इसकी प्रकृति अपन देखते हैं। पहला तो यह प्राचीन रोमन सभ्यता से प्रेरित था। प्राचीन रोमन सभ्यता से प्रेरित होने के बावजूद भी कैसा था, प्रगतिशील था। और इसने मानववाद बहुत प्रगतिशील था और इसने सबसे इसका प्रभाव मानव जीवन के सभी क्षेत्रों पर पड़ा, लेकिन कला एवं साहित्य पर इसका प्रभाव सर्वाधिक था। और यह इसकी प्रकृति शहरी है क्योंकि शहरों से प्रारंभ हुआ। यह धर्मनिरपेक्ष तत्वों से युक्त था। इसने यह लौकिकता को बढ़ावा दिया और इसने स्वतंत्र चिंतन और तार्किकता को बढ़ावा दिया। इससे रूढ़िवाद और अंधविश्वास में कमी आई। इसने स्वतंत्र चिंतन और मानववाद की प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया। और ये इसकी क्या वो है। अब हम इसके प्रभाव पे आते हैं। इसका प्रभाव किस पर पड़ा? सबसे पहले हम इसका प्रभाव कला साहित्य पर सर्वाधिक पड़ा। कला साहित्य में सबसे पहला साहित्य पर इसका प्रभाव देखते हैं। पहले लेखक कौन था? पादरी वर्ग, अब जनसामान्य वर्ग। पहले भाषा कौन सी थी? लैटिन, अब रोमन भाषाएं। और पहले विषय वस्तु क्या थी? धार्मिक, अब गैर धार्मिक। पहले पद्य शैली में लिखा जाता था, अब गद्य शैली में लिखा जाता है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इतावली में दांते ने पहली पुस्तक लिखी। दांते ने कौन सी पुस्तक लिखा है? दांते लिखता है द डिवाइन कॉमेडी। उसमें वह पाप मोचन यात्रा है, स्वर्ग की, नरक की, और देश प्रेम की आदि के वर्णन मिलता है इसमें। और दांते की दूसरी पुस्तक है विता नोवा, जो कि एक महिला के आधारित। और तीसरी है द मोनार्किया, जिसमें यह राजतंत्र का समर्थन प्राचीन रोमन साम्राज्य की विशेषताओं को बताता है। फिर उसके बाद दांते के बाद में सबसे द पेटार्क, मानववाद का जनक, पहला आधुनिक मानव था। और फिर बुकेशियो ने प्रथम निबंधकार था। इतावली निबंधकार था और उसने निबंध पर पुस्तक लिखी। और एक क्या नाम, बुकेशियो की पुस्तक है डेकेमेरॉन। और द प्रिंस पुस्तक के लेखक थे मैकियावेली। तो इसके बाद हम चलते हैं फ्रांसीसी साहित्य में। फ्रांसीसी साहित्य में एक रेबेलास ने लिखी गारगेंतुआ और पेंटागुएन। मोंताइने ने प्रथम आधुनिक निबंधकार था। ये आधुनिक व्यक्ति की उपाधि थी। और फिर अब आता है ब्रिटिश साहित्य। चौसर ने लिखी कैटरबरी टेल्स। इसमें सामान्य जीवन की घटनाओं को कहानियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सामान्य जीवन की लोक कथाओं को रूढ़ियों पर व्यंग्य किया गया। और थॉमस मूर ने एक आदर्शवादी समाज के बारे में लिखा, जिसे कहते हैं यूटोपिया। आदर्शवादी समाज की कल्पना की, जिसे यूटोपिया कहते हैं। यूटोपिया का शाब्दिक अर्थ ही आदर्शवाद होता है। आदर्श समाज, आदर्श देश, आदर्श नागरिक। और फिर इसके बाद में विलियम शेक्सपियर की कोई 4 रचनाएं हमसे पूछी जा सकती है, उनका नाम याद रखना है हमें। पहली रचना है उसकी द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ओथेलो, मैकबेथ, हैमलेट और किंग लायर, रोमियो एंड जूलियट। फिर इसके बाद हम पढ़ चलते हैं डच साहित्य में हम एक ही जैसा इरेस्मस की पुस्तक है द फेज ऑफ फॉली। यह व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई है। इसके बारे में कहा जाता है कि इरेस्मस के व्यंग्यों ने पोप की छवि पर जितना प्रहार किया, उतना मार्टिन लूथर के किताबों ने भी नहीं किया, जितना इन्होंने किया। और ये हो गया साहित्य पर। फिर हम देखते हैं मूर्ति कला पर। पहले धार्मिक विषयों पर मूर्तियाँ बनती थी, अब गैर धार्मिक विषयों पर भी मूर्तियाँ बनना प्रारंभ हो गई थी। और प्रमुख चित्रकार प्रमुख मूर्तिकार देख लेते हैं हम। पहला था
डोनाटेलो इसने बच्चों की मूर्तियां बनाई। लोरेंजो गिबर्टी ने कांसे की मूर्तियां बनाई। इसकी मूर्तियां फ्लोरेंस के गिरजाघर में अभी भी रखी हुई है। और तीसरी माइकल एंजेलो ने 400 से अधिक मूर्तियों का निर्माण किया। और जैसे डेविड की मूर्ति, पेटा की मूर्ति। अब हम आते हैं वास्तुकला पर 3 प्रभाव। पहले अपन देखते हैं मेहराब, फिर देखते हैं हम गुंबद, फिर देखते हैं अलंकरण। पहले मेहराब नुकीले होते थे। अब पहले मेहराब कैसे होते थे? नुकीले होते थे। अब वर्ताकार होने लगे। वर्ताकार मेहराब। पहले अर्ध गुंबद का निर्माण होता था, अब विशाल गुंबद का निर्माण होता था। पहले सघन अलंकरण होता था, अब केवल स्तंभों पर सघन अलंकरण होता है। ये उसकी विशेषता थी। पहले धार्मिक इमारतों का निर्माण किया जाता था, अब गैर धार्मिक इमारतों का निर्माण किया जाता है। जैसे हम और वास्तुकला को संरक्षण दिया था इटली के मेडोनी परिवार ने और मेडिची परिवार ने। स्फोर्चा और मेडिनी परिवार ने इसको संरक्षण दिया। जैसे कुछ इमारतों के उदाहरण देखते हैं। जैसे 2 चर्च बनाए गए। पहला चर्च सेंट पीटर चर्च और एक पीटर चर्च ब्रिटेन में बनाया गया, और 2 फ्रांस में पैलेस, 7 पैलेस सामंतवाद के लिए सामंती पैलेस है, और एक लूब्रे पैलेस, और स्पेन का स्कोरियल पैलेस। और हम 2-4 वास्तुकारों के नाम, जैसे ब्रूनेलेसी है ना, एक तो ब्रूनेलेसी, माइकल एंजेलो, पालाडियन, राफेल। ये साहित्य वास्तुकला पर प्रभाव हो गया। चित्रकला पर प्रभाव। पहले चित्र कैसे बनते थे? पहले चित्र कागज पर और लकड़ी पर बनते थे, अब किस पर बनते हैं? अब कैनवास पर और तेलीय चित्रण होने लगा था। और दूसरा, पहले पादरी वर्ग था चित्रकार, अब जनसाधारण वर्ग था। पहले धार्मिक विषयों पर चित्र बनते थे, अब गैर धार्मिक विषयों पर चित्र बनते थे। पहले चटकीले रंगों का प्रयोग नहीं किया जाता, साधारण रंगों का प्रयोग किया जाता, अब चटकीले रंगों का प्रयोग किया जाता। अब पहले अनुशासन का ध्यान नहीं रखा जाता था, अब अनुशासन का ध्यान रखा जाता है। तो कुछ चित्रकार उनकी रचनाएं देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं सबसे जियोटो प्रथम आधुनिक चित्रकार था। इसमें क्या की, इसने सबसे पहले किस पर चित्र बनाना प्रारंभ किया? कैनवास पर। तो दूसरा हम आते हैं लियोनार्डो दा विंची। जैसा कि आप सबसे जानते हैं, इनकी फेमस रचना मोनालिसा। और दूसरी है द लास्ट सफर, जो कि मिलान शहर में सेंट मारिया डेले गार्जिया चर्च में बनाई गई है। और फिर उसके बाद माइकल एंजेलो द लास्ट सफर सिस्टल चैपल चर्च में। और दूसरी इनकी रचना है द फॉल ऑफ मैन। और फिर इसके बाद में हम राफेल ने मैडोना का चित्र बनाया, जो दिव्य नारित्व पर आधारित सुसौष्ठव चित्र है। और फिर इसके वान आयक बंधु, इन्होंने किसकी तेलीय चित्रों की शुरुआत की। फिर संगीत पर प्रभाव देखते हैं। पियानो और वायलिन का आविष्कार हुआ, और संगीत की नई शैली ओपेरा शैली का विकास हुआ। और मस्की को पैलेस्टीन ने संगीत पर एक पुस्तक मोजेज लिखी। और सबसे पहले अनुशासन का ध्यान नहीं रखा जाता था। और एक संगीतकार का नाम लिख देते हैं, मस्किनस, एक महान संगीतकार था। 20 पर हो गया। और हम देखते हैं अब इसके राजनीतिक प्रभाव देते हैं। पोप का प्रभाव कम हुआ तो राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ तो एक तरफ तो मध्यम वर्ग का उदय हुआ, और दूसरी तरफ क्षेत्रीय भाषाओं का उदय हुआ। इन सबसे क्या हुआ? सामंत वर्ग का पतन हुआ। और विज्ञान पर प्रभाव पहले हम देखते हैं एस्ट्रोनॉमी पर प्रभाव। सबसे पहले आता है टोल्मी ने कहा कि पृथ्वी सब केंद्र में स्थित है और सभी सूर्य और बाकी सभी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। फिर आता है कोपर्निकस कहता है कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, पृथ्वी और सारे ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। फिर आता है केपलर ने ग्रह गति के नियम दिए। फिर आता है
फिर आता है गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। फिर हम देखते हैं चिकित्सा पर विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण का पता लगाया और रोजन बेकर ने सूक्ष्मदर्शी, पास के देख लेते हैं हम, सूक्ष्मदर्शी का खोज की और बस इसके प्रभाव हो गए। और इसके एक अन्य प्रभाव धर्म सुधार भी इसी की वजह से प्रारंभ हो। और लास्ट में हम देखते हैं पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से ही क्यों हुई। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकता है हमारे यूपीएससी मेंस में और आरपीएससी मेंस में। हम जल्दी से फटाफट देख लेते हैं। पहला कारण है इटली क्या था, प्राचीन रोमन साम्राज्य की राजधानी थी, प्राचीन, जिसके अवशेष अभी भी इटली में सुरक्षित थे, बचे हुए थे, रखे हुए थे। दूसरा है यहाँ सामंतवाद कमजोर क्यों, क्योंकि गाँव में नागरिक वर्ग और योद्धा वर्ग सशक्त था। इन्होंने सामंतवाद को विकसित होने का मौका नहीं दिया। और शहरों में क्या हुआ, शहरों में व्यापारी वर्ग सशक्त था। इन्होंने सामंतवाद को प्रभावी रूप बनने नहीं दिया। और इसका तीसरा कारण है इटली की भौगोलिक स्थिति। इटली की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार है कि जो अरब से जो व्यापार होता है, जो अधिकतर व्यापार इटली के माध्यम से होता है, इटली के माध्यम से व्यापार होता है। इससे क्या प्रभाव पड़े, इटली में नए व्यापारिक नगरों का उदय, जैसे मिलान, फ्लोरेंस और इटली का, और जिससे क्या हुआ, पूंजीवादी वर्ग का उदय हुआ। और यह अन्य संस्कृतियों के संपर्क में भी अधिक रहा, जिससे नए विचारों को प्रोत्साहन मिला, उदारवादी नए विचारों को। और पूंजीपति वर्ग ने यहाँ शिक्षा व्यवस्था, कला एवं आर्ट एंड कल्चर को, शिक्षा व्यवस्था को, पुस्तकालयों की स्थापना की और उदारवादी रुख अपनाया। और योद्धा वर्ग युद्ध के बाद में कहाँ रुकते थे, इटली में रुकते थे। इससे क्या हुआ, इससे भी वह नए विचार लेकर आए। और जो तुर्कों के कुस्तुनतुनिया पर 1453 पर तुर्कों के आक्रमण के बाद अधिकतर जो विद्वान भाग कर आए थे वो भी कहाँ आए, इटली ही आए। इटली में सामंतवाद भी कमजोर था, मध्यम वर्ग का उदय भी हो गया, व्यापारिक वर्ग था। और ये बाकी ये कारण हो गए। और तीसरा कारण है पोप का केंद्र इटली क्या था, पोप का केंद्र था। अधिकतर पोप रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी थे, लेकिन फिर भी कुछ पोप जैसे उदारवादी, उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया, पुस्तकालयों की स्थापना हुई, जिसके कारण क्या हुआ, इटली में पुनर्जागरण का विकास हुआ। और इटली के पुनर्जागरण ने उत्तरोत्तर विश्व में धर्म सुधार, उपनिवेशवाद, औपनिवेशिकता और विश्व युद्धों की, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, विश्व युद्धों के पथ के रूप में आधुनिक विश्व की नींव रखी। हम कह सकते हैं रखी, आप इसका कंक्लूजन कह सकते हो। इसमें संक्रमणकालीन घटना थी, मैग्ना कार्टा कह सकते हो इसे, जिसके पहले का समाज कुछ और था, इसके बाद का समाज कुछ और था। और इसी के साथ हम पुनर्जागरण खत्म हुआ। दोस्तों थैंक यू, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त स्टडी लवर।